नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी चक्रव्यूह में कई चेहरे। जी हां, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं, वहीं 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सियासत चरम पर पहुंच गई है। और इसी बीच उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। वहीं कांग्रेस भी दमदार प्रत्याशी के माध्यम से चुनावी समर में दो चार करेगी। और अब देखना यह है कि सत्ता के सेमीफाइनल में परचम किसका लहराएगा। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। दोनों ही मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस टिकट बंटवारे पर कड़ा रुख अपनाई हुई हैं। सत्ता के इस सेमीफाइनल को जीतने पूरा दमखम लगाया जा रहा है। पहले बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उससे पहले उसने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। साल 2008 में विधायक रह चुके ब्रह्मानंद नेताम पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। ब्रह्मानंद नेताम ने सरपंच से लेकर विधायक तक का सफर तय किया है। कांग्रेस भी अब जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा करेगी। पूरी संभावना है कि कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी उम्मीदवार होंगी। उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री के बयान ने एक और नई हवा दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 2023 के चुनाव में टिकट काटेगी। मैं कब से बोल रहा हूँ, बीजेपी के किसी नेता को टिकट नहीं मिलेगा। गुजरात पैटर्न में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी टिकट वितरण करेगी। सभी नेता जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि जब से कि आप लोगों को किसी को टिकट नहीं मिलेगी, विधानसभा में भी बोला आप लोगों को किसी को टिकट मिलने वाली नहीं है। सब लोग जबरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ बिना मुद्दे के मुद्दा बनाते हैं, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। टिकट नहीं मिल रहा है, वो बात मानते नहीं थे। आप खुद कर रहे हो कि गुजरात यहाँ भी टिकट कटेगी। इधर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर उपचुनाव बहुत गंभीरता से लड़ रही है। वहां की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। प्रत्याशी ब्रह्मानंद भारी मतों से जीतकर सामने आएंगे। वहीं बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम ने पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से भानु प्रतापपुर उपचुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भारी बहुमत से भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीते। हम इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव को कमल छाप के मुहर लगेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित होगा। वहीं कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होगा। हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में जो काम किया है, साथ ही भानु प्रतापपुर के विधायक स्वर्गीय मनोज मंडावी की सक्रियता, उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्य और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता इस चुनाव में हमारी जीत का सबसे बड़ा आधार होगा। हमारे इन जीत के दावों का आधार है कि हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में जो काम किए हैं, भानु प्रतापपुर के स्वर्गीय विधायक मनोज मंडावी की सक्रियता और उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्य, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता हमारे इन चुनाव में हमारी जीत का सबसे बड़ा आधार होगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए चुनाव जीतने हर तरीके का दाव खेला जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जीत के दावे हैं, लेकिन 9 दिसंबर को अब नतीजे आएंगे, तब पता चल पाएगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में किसने बाजी मारी है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के उपचुनाव भानु प्रतापपुर की सीट पर सत्ता के सेमीफाइनल में जीत किसकी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी खींचतान किस तरीके से बनी हुई है, इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस से नेता सुरेंद्र शर्मा जी और पूर्व मंत्री बीजेपी से चंद्रशेखर साहू जी और साथ ही बाबूलाल शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आपका। बाबूलाल शर्मा जी, आप क्योंकि इस सत्ता के सेमीफाइनल पर दोनों ही पार्टियों की जो जोर आजमाइश की कोशिश है उस पर नजर बनाए हुए हैं, तो एक मीडिया एनालिस्ट के हिसाब से आपसे जानना चाहेंगे कि जो
समीकरण बनाने को लेकर के दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिश है वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, कांग्रेस का रुख जो दिखाई दे रहा है वो दो लोगों के नाम पर फाइनल स्थिति आई है, वीरेश ठाकुर और सावित्री मंडावी। अब सावित्री मंडावी राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं है, पहले राजनीति उन्होंने नहीं की है, लेकिन एक सहानुभूति का जो प्रश्न यहाँ पर पैदा हुआ है मनोज मंडावी के कारण, उस आधार पर सावित्री मंडावी को टिकट मिलना लगभग तय दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 साल का समय बाकी है और वो निश्चित रूप से सहानुभूति का लाभ इसको मिल सकता है, ये सोच करके कांग्रेस इन्हीं को वोट टिकट देगी। अब सवाल है कि इसका दृष्टिकोण क्या है। ब्रह्मानंद नेताम की स्थिति, वो जीत चुके थे एक बार और फिर एक बार हारे भी, तो उनकी स्थिति ये है कि एक अच्छे लोकप्रिय नेता जरूर है वो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो सहानुभूति की एक लहर का फायदा मिलेगा, क्योंकि एक मात्र जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर बात जाती है तो मिथक एक जो है कि हैट्रिक कोई पार्टी वहां नहीं बनाती, वो एक मिथक इनका साथ दे रहा है। बाकी मनोज की लोकप्रियता और पिछले चुनाव में उनको 49.7% का जो वोट प्रतिशत मिला था वो, और लगातार उनकी लोकप्रियता, अगर वो हारे भी तो सिर्फ 1379 वोट से हारे थे, मात्र 1379। तो उससे ये माना जा रहा है कि अगर सावित्री मंडावी को टिकट दे दी जाए तो वो विजय हासिल कर सकती हैं, ये माना जा रहा है। और निश्चित रूप से जब आप देखिए आज तक के जितने चुनाव हुए उसमें 5 बार जो है कांग्रेस की सीट ये रही है, और अक्सर माना जाता था कि कांग्रेस की सीट है, और 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिली है। एक बार पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को, एक बार जनता पार्टी को, और 2 बार निर्दलीय। पहला विधायक यहाँ निर्दलीय था, राम प्रसाद पुटई जो थे, और एक निर्दलीय झाड़ूराम रावटे यहाँ से जीते थे, जो बाद में कांग्रेस में आ गए थे। ये वहां का मतलब लाइन है कि कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था उसको। अब परिस्थितियां बदली हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं, राजनीति की उठापटक चल रही है, और यहाँ पर निश्चित रूप से ये मान के चलना चाहिए कि ये जनता इस बात का सर्टिफिकेट दे सकती है कि वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है ग्रामीणों के लिए या नहीं कर रही है। इसका भी रिजल्ट यहाँ मिल सकता है। इसको सेमीफाइनल शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो है सरकार के कामों की मीमांसा होगी जनता के द्वारा, वो किस तरफ जाती है, क्या सोचती है, क्या विचार करती है, उसका जो है वो देखना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। उस आधार पर जो है अगले चुनाव की एक दिशा मालूम पड़ेगी कि बस्तर क्षेत्र जो है वो किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, आपने जैसा कि जिक्र छेड़ा तो बीजेपी की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर के मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे कि सबसे पहले बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी है उसका ऐलान कर दिया है। एक तरफ देखा जाए सत्ता में सेमीफाइनल में जीत किसकी होगी ये बात की बात है, लेकिन बात यहाँ पर प्रतिष्ठा को लेकर के भी है, क्योंकि जी और बीजेपी ने पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ऐसे में क्या कांग्रेस मंथन अब भी कर रही है कि पहले अच्छे से जांच ले, परख ले और तमाम समीकरणों को निकालने के बाद में घोषणा की जाएगी कांग्रेस के प्रत्याशी की? विलंब क्यों, देरी क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ ये तय करना था कि इस बार किसको हराना है, तो इसलिए ज्यादा उनके सामने नहीं, इसमें टीपी नहीं है, दूसरा फोन उनको जिस तरह से 5 चुनाव में ये नंबर बता रहे हैं पराजय का सामना करना पड़ा है, वही परिस्थितियां भानु प्रतापपुर में भी पैदा होंगी। इसलिए उनको तो सिर्फ ये तय करना है कि भाई इस बार किसको हारना है। उन्होंने तय कर दिया कि ब्रह्मानंद जी, आप इस बार पराजय का श्रेय आप लीजिए। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है तो कांग्रेस की अपनी एक प्रणाली है, उस प्रणाली के अंतर्गत एक मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग हो गई, और उम्मीदवारों की सूची को एकदम संक्षिप्त करके 2 लोगों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है, और मेरे ख्याल से आज अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा चकित होने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पराजय पुराने चुनावों की तरह, जैसे विधानसभा 18 के बाद उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता है, नगर निकाय का चुनाव भी हारे, पंचायतों के चुनाव हारे, 4 उपचुनाव हारे, तो हार का ये सिलसिला बना रहेगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ
पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस के लिए इसे कितना चुनौतीपूर्ण प्रत्याशी मान सकते हैं, क्योंकि काफी सोच विचार करके बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। तो बतौर मीडिया एनालिसिस कितना कंपटीशन मैदान में देखने को मिल सकता है? देखिए, भानु प्रतापपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ब्रह्मानंद नेताम से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं मिल सकता। बहुत अच्छे प्रत्याशी का चयन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार वो विधायक बन भी चुके हैं और मैं समझता हूं कि आप सफल ना भी कहें तो असफल भी नहीं हुए थे। तो निश्चित रूप से जो है उनके भी अपना सम्मान वहां पर है। अब हमारे कांग्रेस में वीरेश ठाकुर और सावित्री मंडावी का जो नाम आया है, लोगों का ऐसा कहना है कि अगर वीरेश ठाकुर जो बहुत दिनों से टिकट की मांग कर रहे हैं, उसको इस बार अगर टिकट नहीं दिया गया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये विचार आता कि विरोध ना हो जाए। मैं समझ रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कि 1 साल के लिए जो विधायकी है वो सहानुभूति के कारण जो है वो अगर टिकट सावित्री मंडावी को मिलेगी तो वीरेश ठाकुर उसका कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आगे उनको मौका होगा। और निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रत्याशी दिया है, चुनौती अच्छी है और चुनौती के साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन वहां करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मनोज मंडावी का जो कद था और जो उसकी लोकप्रियता थी, मुझे लगता है कि इस 1 साल के चुनाव के लिए, उपचुनाव 1 ही साल के लिए हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि जनता की सहानुभूति जो है सावित्री मंडावी की तरफ जा सकती है। ये एक अनुमान बन रहा है। और वो आप ये देखिए उपचुनाव हमारे साथ बीजेपी से भी पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर साहू जी, जैसा कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, बड़ा सवाल कि मामला सिर्फ सियासी संकट से जूझना या सियासत पर काबिज हो जाना नहीं, बल्कि मामला प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। और लगातार केंद्र की बात कर ली जाए, केंद्र भी लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट के लेकर के छत्तीसगढ़ बीजेपी से सवाल लगातार उठाती रही है। मामला प्रतिष्ठा को लेकर है, क्या कहेंगे? बीजेपी की कितनी तैयारी? देखिए, चित्र साफ है और जैसे अभी विश्लेषण कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी शर्मा जी ने, तो वो काफी तथ्यों के आधार पर वो यहाँ बातचीत कर रहे थे। कसाबाही गांव जो भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत है, वहां के एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जो बाद में विधानसभा का सदस्य रहा और वो लगातार क्षेत्र में सक्रियता जिनकी रही और उनके चयन के लिए वहां के कार्यकर्ताओं ने, आम पब्लिक ने भी हमारे जो पर्यवेक्षक दल है उसके सामने काफी आग्रह किया था और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार के बाद सुविचारित ढंग से उसके नाम को तय किया है। मुझे लगता है ये प्रत्याशी विनिबिलिटी के आधार पर तय हुआ है। जीत की संभावना जिस पर है उस पर ही पार्टी दांव लगाई और इसी के तहत आज हमारे दुर्ग, कोंदल, भानु प्रतापपुर और चारामा, ये 3 ब्लॉक हैं। तीनों ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। मुझे लगता है ये चुनाव, हमारे बहुत वरिष्ठ मित्र यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होगा। ऐसा ना हो कि हम भले 1 साल के लिए हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनौतीपूर्ण ढंग से ये चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने के बाद पूरे प्रक्रिया को पूरा करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जीत, चंद्रशेखर जी, आपको नहीं लगता कि ये जीत कहीं ना कहीं आगामी जो और चुनाव होना है, जो अपने आप में छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है, माहौल बनाने के लिए ये एक काम कर सकता है? इस उपचुनाव की जो जीत है वो उस पर आधारित होगी, तो कितनी यहाँ पर जद्दोजहद करने की जरूरत है? क्योंकि देखा जाए मीडिया एनालिसिस के हिसाब से भी बीजेपी के लिए ये सीट जीना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले ही बीजेपी की सीटें बहुत कम है। निश्चित रूप से आरक्षण का मुद्दा हमारे सामने है, उसको हम इस चुनाव के कसौटी पर कसेंगे। आरक्षण के मामले में
छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इस यानी बात ऐसे का और मुद्दे संदेश उठाने की आप केवल कोशिश करेंगे ऊपर कांग्रेस तक से, नहीं, क्योंकि नीचे नेता तक। हमारे साथ सुरेंद्र जी और लगातार जुड़े हुए हैं। और उस पर हम लोग लोगों से मैंडेट मांगेंगे। ठीक है, मुझे लगता है बेग मैडम, ये निश्चित रूप से आज भी हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को गंभीरता से लड़ रही है, लड़ेगी और चुनाव को जीत के आधार पर, जीत के संभावनाओं ठीक के है। आधार पर हमारे इस पर कैंडिडेट जवाब ले लेते आगे हैं बढ़ेंगे। सुरेंद्र जी से। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बीजेपी एक तरफ कह रही है कि वो और जो तमाम आरक्षण है और ऐसे जुड़े जो मुद्दे हैं इन्हें उठाने का प्रयास करेगी। क्या लगता है आपको कि प्रभाव डाल पाएगा उपचुनाव हो या आगामी और जो चुनाव है उन पर? देखिए, इस राजनीतिक परिस्थितियों को भावुक होकर के नहीं तथा तथ्यात्मक दृष्टि से विवेचन करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये कि आम मतदाता हमारा छत्तीसगढ़ का, हिंदुस्तान का इतना प्रबुद्ध हो चुका है कि उसको मालूम है कि 1 साल के लिए अगर हम कोई नया विधायक चुनते हैं तो वो क्या करेगा, जबकि जो पुराना विधायक है जिन्होंने जो काम शुरू किया था, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक रहेगा, जो कार्य अपूर्ण है उसको पूरा कराएगा, जो योजनाएं लंबित हैं उसको गति देगा। 1 साल का समय बहुत कम होता है, खास तौर पे विपक्ष के विधायक के लिए तो 1 साल का अरसा बहुत होता नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि आरक्षण के विषय में उनको लाभ मिल जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिवासी समाज इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की गलती के कारण ही ये परिस्थितियां निर्मित हुई है। और आज जितना आक्रोश वो बोलते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ है, उससे ज्यादा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदिवासी समाज में है। कांग्रेस तो अभी विशेष अधिवेशन ला रही है 1 और 2 तारीख को, और 1 और 2 तारीख को इसे आरक्षण के विषय का समाधान हो जाएगा और उसका श्रेय निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हम विशेष सत्र बुला करके इस समस्याओं का समाधान करने के लिए और चेष्टा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में किसानों की जो धान की खरीदी हुई है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो गौपालकों को मदद मिल रही है, भूमिहीन कृषि मजदूरों को जो मदद मिल रही है, कृषि वनोपज की खरीदी में जो विस्तार हुआ है, ये तेंदुपत्ता के रेट में जो वृद्धि हुई है, आदिवासियों की जमीन वापस की गई है, ऐसे तमाम चीजों को देख करके छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 4 उपचुनाव में भी कांग्रेस को जिताया है और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। और ये मैं भावुक होकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। मुझको ये बात समझ में आती है, एक मतदाता के हैसियत से तो अगर मुझको अवसर मिलेगा तो मैं भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद को नहीं जिताऊंगा, मैं तो सत्ता पक्ष के कांग्रेस के उम्मीदवार को ही जिताऊंगा। सुरेंद्र जी, आपकी जो तमाम वार्तालाप मैंने सुना, उसमें एक पंक्ति मुझे याद आई है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो ये चरितार्थ क्या बीजेपी पर लागू होता है? इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। चंद्रशेखर जी, साफ तौर पर यह कहना है सुरेंद्र जी का कि बीजेपी ने काफी देर कर दी है, क्योंकि 1 साल से भी बहुत कम समय बचा है कैंपेनिंग को लेकर और जनता से कनेक्ट करने को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए, जनता का जो वोटिंग कास्ट करने का, वोटिंग पैटर्न करने का जो एक प्रकार से रहा है अभी तक के वोटिंग बिहेवियर, उसको ना कोई समझा जा सकता है ना जाना जा सकता है। हम तो सारी बातें जनता की अदालत में बोलते हैं ना, जनता के बीच आप जाकर के जो मुद्दे उठाएंगे, जनता उसी को आधार मानते हुए वोट देती है। एक मिनट में अपनी बात मैं अपनी बात पूरा कर रहा हूं। मैडम जी, आप जान रहे हैं और सारे लोगों के सामने तथ्य भी आ गया है कि किसकी सरकार में आरक्षण के मुद्दे पर हुआ ये विषय। आदिवासी समुदाय कब तक ऐसी छला जाएगा भाई? और इसे जितने युवा लोग हैं वहां पर भानु प्रतापपुर सीट के, वो सारे युवा सड़क पर उतरे हैं। सर्व आदिवासी समाज, उन लोगों ने अभी इस चुनाव के माध्यम से सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान और एक प्रकार से अपने प्रत्याशी उनके विरोध में तैयार करके उतार रहे हैं, इसी बात को समझाने के लिए। चुनाव जीतना हारना उसका विषय नहीं है। उनका यही कहना है कि सरकार ने युवाओं के साथ और आदिवासी समुदायों के साथ जो छल किया है वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। वैसे ही और दूसरे मामले हैं, वहां पर एक बड़ा आंदोलन चला था, रायपुर आए थे लोग बड़ी संख्या में। उस मामले में देखिए, सरकार के एजेंडा में उस पर कहीं कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ।
और आज तो पूरी तरीके से आपके पास सत्ता का दुरुपयोग करने का पूरा औजार आप रखे हुए हैं, उसके बाद भी जनता जो है आपके बहकावे में छलावे में आने वाली नहीं है। मैं समझता हूं आदिवासियों के मामले में हम भावुक भी हैं, हम संवेदनशील भी हैं और आदिवासी अस्मिता को हम बरकरार करने के लिए उस बस्तर की सीट पर पूरा केंद्रित करेंगे, लोगों से मैंडेट लेंगे, जनादेश हासिल करेंगे कि हम आओ एक बार फिर से हम दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार हमारे साथ न्याय नहीं किया है, आदिवासी समुदाय के साथ नहीं किया है। बतौर मीडिया एनालिस्ट आपने जैसा कि चंद्रशेखर जी को सुना, उनका कहना है कि अब भी वक्त है, और इसके पहले सुरेंद्र जी ने भी कहा था कि बहुत देर हो गई है, लेकिन उस पर अपना तर्क देते हुए चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि नहीं अब भी वक्त है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको मूल बात बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर भारतीय भानु प्रतापपुर पर इसलिए ज्यादा जोर से फोकस है क्योंकि ये मुख्य जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में, उसके पूर्व का ये उपचुनाव है। ये हर हाल में जीवन मरण का प्रश्न बना करके जो है ये चाहेंगे कि हर हाल में ये हम सीट किसी तरह से जीत लें, तो एक धारा हम बदल देंगे पूरे प्रदेश की कि सरकार के पक्ष में लोग नहीं है, आदिवासी नहीं है, और ये जो महत्वपूर्ण विषय यही पकड़ा जाएगा, इसलिए पूरी ताकत लगाएंगे। और ब्रह्मानंद नेताम जो है एकमात्र ऐसा लीडर उस क्षेत्र के अंदर में बचे हैं जिनका नाम है। देखिए, पहले जो है अघन सिंह ठाकुर थे, देवलाल जी दुग्गा का नाम था, अघन सिंह ठाकुर नहीं रहे, देवलाल दुग्गा जो है वो पासर के इसमें चले गए जैसा दिखते हैं, कहीं चर्चा में नहीं आते हैं। ब्रह्मानंद एकमात्र ऐसे नेता है जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने हुए हैं, और दूसरे जो सांसद महोदय हैं। तो ये स्थिति में आप ये मान के चलिए कि विधानसभा उपचुनाव के लिए ब्रह्मानंद जो है नेताम सबसे बेहतर चेहरा इन्होंने दिया है, और इस चुनाव को हर हाल में जीतने का अपने आधे पूरी ताकत झोंकेंगे। आप देख लीजिएगा, ये दरअसल सरकार के काम का प्रभाव, मनोज की लोकप्रियता विरुद्ध नए नेतृत्व के साथ जागा हुआ भाजपा संगठन और ब्रह्मानंद नेताम की छवि, इनके साथ लड़ाई होगी और निश्चित रूप से जो है बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। और अगर सहानुभूति लहर नहीं चली तो निश्चित रूप से जो है आप ऐसा मुकाबला देखेंगे वहां पर कि जिसको कहते हैं मुकाबला, क्योंकि चुनाव के पहले, चुनाव के पूर्व उपचुनाव में वैसे तो 4 उपचुनाव जो हुए सब में सरकार की जीत हुई है, ये बात जरूर है, लेकिन मेहनत जो है कांग्रेस पार्टी को, सरकार को बहुत जबरदस्त वहां करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी हुई है। ये मेरी जानकारी में है कि वो सोचेगी कि बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात कही है कि लहर और साथ ही साथ जो तैयारी है बीजेपी की पार्टी की वो बहुत दुरुस्त नजर आ रही है, लेकिन साथ में मुद्दे भी ऐसी चीज हैं जो जनता पर प्रभाव डालते हैं। तो क्या लगता है जो बीजेपी के मुद्दे हैं, आरक्षण और इसके पहले भी तमाम मुद्दे जो बीजेपी उठाती रही है, क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? बाबूलाल शर्मा जी, आरक्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण का निर्णय जो है 1-2 दिसंबर को ये लोग कर देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कहीं इन्होंने ओबीसी को भी जोड़कर कहीं ब्रह्मास्त्र फेंक दिया तो अगले 2023 के चुनाव की स्थिति भी बदल जाएगी। ये कोशिश कांग्रेस की रहेगी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि 1-2 दिसंबर को ही निपट जाएगा मामला, और जो है वो आरक्षण और इतना बड़ा मुद्दा बन नहीं पाएगा, मुझे जो लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसका जवाब सुरेंद्र जी से ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि पहली बात यह है कि ये जो चुनाव है चेहरे पर नहीं होगा, ये चुनाव होगा मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? बीजेपी के 15 साल, कांग्रेस के 4 साल, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुद्दा नंबर 2 होगा कि मनोज मंडावी के सपने को कौन पूरा करेगा। मनोज मंडावी की लोकप्रियता को और उसकी जो विरासत है उसको कौन आगे बढ़ाएगा, इस बात पर चुनाव होगा। और बाकी चीजें जो है वो चली पीछे पटाक्षेप में चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी तैयारी करे, मगर वोट तो क्षेत्र की जनता ही देगी ना। तो क्षेत्र की जनता की मानसिकता को मैं जहां तक समझ सकता हूं वो कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा और कांग्रेस ये चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। यानी आपके हिसाब से बीजेपी के 15 साल वर्सेस कांग्रेस के 4 साल ये चुनाव होने वाला है। इसका जवाब ले लेते हैं चंद्रशेखर जी। जी 15 साल वर्सेस 4 साल। देखिए, अब 15 साल का
एक तोता रिटर्न तो आप कब तक करते रहेंगे? आपको अवसर मिला है, आप सरकार में हैं, 4 साल पूरे हो रहे हैं, 4 साल से ज्यादा आपने कार्यकाल पूरा कर लिया। उसके बाद भी यदि आप नशाबंदी, शराबबंदी से लेके जितने मुद्दे हैं आप देख लीजिए, आप खुला डिबेट करने पर। लेकिन वो हमारा विषय आज का ये है कि हमारा कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेदाम जो वहां का विधायक रहा है, बहुत संवेदनशील है, और वहां हमारे मंडावी जी रहे हैं, मनोज मंडावी जी। सारा हम लोगों का वहां पर जिस प्रकार से उनके प्रति हम लोगों ने एक अपनी संवेदना व्यक्त की है, आज भी हम कह रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। उनके परिवार को भी हम सहानुभूति के साथ वो कह रहे हैं कि उनका परिवार सदैव उस क्षेत्र में लगे रहे हैं। लेकिन जहां तक ये उपचुनाव का मामला है, भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से इस उपचुनाव को जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। मुद्दा भी साफ है, ये आरक्षण का छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। मैं तो विधानसभा के कई बार सदस्य रहा हूं, लोकसभा का सदस्य रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप सत्र में जो आप विधेयक तय करेंगे उसको इनेक्टमेंट होने में कितना समय लगेगा, आज सारे लोगों को मालूम है। संवैधानिक व्यवस्थाओं से लेकर सब चीज लोगों को पता है। खासकर देखने वाली हमारा बात कांकेर होगी, जिला है, चर्चा में जो जागरूक क्षेत्र है, सामने आया है, भानु प्रतापपुर जागरूक क्षेत्र है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों, और हमारे वहाँ के सारे वरिष्ठ नेता। वक्त की कमी है, इस डिबेट को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि ये देखने वाली बात होगी कि कार्यकाल हावी होता है या जो विपक्ष की टीम है उसकी तरफ से जो मुद्दे दर्शाने की कोशिश की जा रही है, उनके मुद्दे भुनाने की जो कोशिश है वो कारगर साबित होती है या नहीं, ये आगामी वक्त तय करेगा। बहरहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।